जय हिंद साथियों। इस वीडियो में हम लोग नवंबर मंथ के जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी उनको डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट डेटा हैं, फैक्ट्स हैं, वो भी सब आपको डिलीवर किए जाएंगे। तो बने रहिए अंत तक। शुरुआत करते हैं स्कीम्स इन नवंबर 2024 की। शुरुआत करेंगे हम लोग नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। तो नेचुरल फार्मिंग इकोलॉजिकल कंजर्वेशन को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, जिसके लिए ये खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कितना राशि आवंटित की गई है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग से लिए। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 2,481 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ये बात आपको याद रखनी है। 2,481 करोड़ की 2,481 करोड़ की फाइनेंशियल आउटले है इस मिशन के लिए, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग के लिए। ठीक है, जिसमें से सेंटर प्रोवाइड करेगा 1584 करोड़। ठीक है, 1584 करोड़ जो है ये सेंटर का कंट्रीब्यूशन होगा और स्टेट्स भी कॉन्ट्री करेंगे 897 करोड़ का। ठीक है, तो लगभग 900 करोड़ का जो है योगदान स्टेट्स की तरफ से होगा, राज्यों की तरफ से होगा, और केंद्र का जो भुगतान होगा वो 1584 करोड़ होगा। तो ये एक तरीके की स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गई या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोल सकते हैं आप। ठीक है, टिल 25-26, तो मतलब 2 साल के लिए अभी से देखा जाए तो 24, 25, 26 को ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, तो 2025 स्पेसिफिकली 2025-26 से ये इम्प्लीमेंट की जाएगी। टारगेट एरियाज क्या रहेंगे? तो 1 करोड़ फार्मर्स, एकदम डायरेक्ट डेटा आपको याद रखना है। 1 करोड़ फार्मर्स टारगेट किए जाएंगे नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड। ठीक है, नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट किया जाएगा। कितने हेक्टेयर्स की लैंड कवर की जाएगी? तो 7.5 लाख हेक्टेयर्स की लैंड कवर की जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पिक किए जा सकते हैं ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2025-2026 में। ठीक है, 1 करोड़ फार्मर्स, 7.5 लाख एकड़ लैंड और 15,000 क्लस्टर्स इन ग्राम पंचायत विल बी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने क्लस्टर्स बनाए जाएंगे ग्राम पंचायत में। तो नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 15,000 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, फोकसिंग ऑन फार्मर्स प्रैक्टिसिंग नेचुरल फार्मिंग एंड दो सपोर्टेड बाय रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, 2,000 मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। मतलब एक मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स, मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन की तरीके एक एग्रीकल्चरल फील्ड बना दी जाएगी, जहां पे कृषि विज्ञान केंद्र बताएंगे कि नेचुरल फार्मिंग को कैसे किया जाता है, उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, क्या क्या इनपुट्स दिए जाते हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसके लिए कितनी कृषि विज्ञान केंद्र से कितने मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स बनाएंगे? तो 2,000 मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स। अब ये नेचुरल फार्मिंग है, तो इसमें जो इनपुट्स होंगे, जो यूरिया होगा, जो खाद होगी, जो भी सीड्स होंगी, वो बायोलॉजिकली इंड्यूस्ड होंगी। ठीक है, तो वो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी डेवलप किए जाएंगे ताकि किसानों को परेशानी ना हो इनपुट्स रिसीव करने में या इनपुट्स के लिए दूर दराज गांव जाने में या कहीं और जाने में। ठीक है, तो इसके लिए बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स भी स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, फार्मर एंगेजमेंट कितना होगा? तो 30,000 कृषि सखीज को भी इंक्लूड किया जाएगा टू मोबिलाइज एंड ट्रेन फार्मर्स एंश्योरिंग इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मिशन। ठीक है, जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या हम लोग ने पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये देखा है कि नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग शुरू की गई है, जिसमें 2481 करोड़ रुपए दिया जाएगा। 1,584 करोड़ जो है सेंटर की तरफ से होगा, 897 करोड़ जो है स्टेट्स की तरफ से होगा। टारगेट एरियाज कितना होगा? 1 करोड़ फार्मर्स को टारगेट किया जाएगा, जो कि कवर करेंगे ऑलमोस्ट 7.5 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, 25-26। ठीक है, ग्राम पंचायत में क्लस्टर्स कितने बनेंगे इन नेचुरल फार्मिंग्स को प्रमोट करने के लिए? तो 15,000 क्लस्टर्स को बनाया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स कितने बनेंगे? 2,000 ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स बनेंगे। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स कितने बनेंगे? 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनेंगे। और 30,000 कृषि सखीज को क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा, ताकि इंप्लीमेंटेशन हो सके नेचुरल फार्मिंग का। पैन 2 प्रोजेक्ट की चर्चा करते हैं, जिसको अभी मंजूरी मिली है हाल ही में, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको मंजूरी दी है, पैन 2.0 प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट कितने, इसमें फाइनेंशियल आउटले कितना है? तो इसमें फाइनेंशियल आउटले है 1435 करोड़ का। ठीक है, 1435 करोड़ का। अब ये पैन 2.0 क्या है, मतलब इसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा या क्या अपग्रेड किया जाएगा? तो इसमें जो पैन होता है, पैन कार्ड होता है या टैन कार्ड होता है,
ठीक है। पैन कार्ड या पैन कार्ड जो होता है उसमें क्या होगा, क्यूआर कोड हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है पैन कार्ड की वो बढ़ेगी, जो डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं वो कम होंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि ये अपग्रेड करेगा और डिजिटाइज करेगा जो भी पैन या टैन सिस्टम है टू एनहेंस टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज। ठीक है, तो बस ये आपको रखना है, याद रखना है कि इसमें क्यूआर कोड्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर्स हैं उनको नया अप्लाई करने की जरूरत है, उनके करेंट पैन कार्ड्स वैलिड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट आने से पुराने पैन कार्ड्स इनवैलिड हो जाएंगे, उनके भी पैन कार्ड्स वैलिड रहेंगे। पर अब जो नए पैन कार्ड्स लॉन्च किए जाएंगे या सरकार द्वारा दिए जाएंगे उसमें क्यूआर कोड इनबिल्ट रहेगा ताकि सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। नेक्स्ट बात करते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है फॉर द ईयर 25 to 27। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है, इसमें एक ही जगह पे ढेर सारे रिसर्च रहेंगे, रिसर्च पेपर्स रहेंगे, ताकि जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको एक एक्सेस मिल सके, ईजी एक्सेस मिल सके इंटरनेशनल ई जर्नल्स का फ्रॉम 30 पब्लिशर्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वो नहीं है कि एक ही नेटफ्लिक्स से पूरा भारत देख रहा है या एक ही जियो पे पूरा भारत मैच देख रहा है, ये सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है, ये एजुकेशनल सब्सक्रिप्शन की बात यहाँ पे हो रही है। कौन सा प्लेटफॉर्म एक्सेस किया जा सकता है, तो इन्फ्लिबनेट जो है इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जो होता है, जो कि प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंदर, इसको क्या कर सकते हैं, सारे रिसर्चर्स जो हो सकते हैं, फैकल्टी जो होती हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, लगभग 13,000 प्लस इंटरनेशनल ई जर्नल्स फ्रॉम 30 पब्लिशर्स को एक्सेस किया जाता है। स्पेशली जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ के जो भी बच्चे हैं इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स परस्यू कर रहे हैं, उनके लिए खासा लाभदायक है। तो ये बात आपको याद रखनी है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के मामले में। चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, जिसको शुरू हुए 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट की 8th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जा रही है 28 नवंबर 2024 को। इसको आवास दिवस के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा 20 नवंबर 2024 को आवास दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, ये 8वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट की। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट हो सकता है आपके एग्जाम में कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अर्बन कंपोनेंट की बात हो रही है। नहीं, ये ग्रामीण कंपोनेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट को 8 साल पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसकी क्या क्या बजट एलोकेशंस हुए हैं, किस अदर स्कीम्स के साथ इस स्कीम का कन्वर्जेंस हुआ है, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन और कई तरीके की जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब लॉन्च किया गया था। तो ये 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहाँ पे, आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लोकेशन भी याद रखिएगा, कई बार किसी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे उज्ज्वला योजना बलिया उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुई थी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो है नरेंद्र मोदी जी ने आगरा से लॉन्च की थी आवास योजना। ठीक है, इसी तरीके से जन आरोग्य योजना चूरू से राजस्थान से लॉन्च की गई थी। तो आपको 2-4 प्रोमिनेंट स्कीम्स जो हैं, मतलब गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनके बारे में उनको डेट्स याद रखिएगा और किस जगह से ये इनिशिएट की गई थी, लॉन्च की गई थी, इसके बारे में आपको पुख्ता जानकारी होनी चाहिए, वेरीफाइड जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कंपोनेंट से नाम से ही समझ में आता है कि ये क्या करता है, ये हाउसलेस हाउस होल्ड्स को हाउसेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिन लोगों के पास, जिन गरीब तबकों के लोगों के पास घर नहीं होता है, उनको घर मुहैया कराता है, पक्का घर मुहैया कराता है। ठीक है, पक्का हाउसेस विद एसेंशियल एमिनिटीज, कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं उनके साथ पक्का घर दिया जाता है जो भी लाभार्थी होते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है और ये तो नाम से भी समझ में आ रहा है कि आवास योजना का क्या मूलभूत उद्देश्य है, तो पक्का घर प्रोवाइड करना जिनके पास घर नहीं है। ठीक है, इनिशियल टारगेट क्या था, इनिशियल टारगेट इनका था
2.95 करोड़ हाउसेज बाय 23-24, जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नया टारगेट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज टारगेट, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो सारी पुरानी हो चुकी हैं। अब नया क्या टारगेट है वो मायने रखता है ना। तो नया टारगेट है 2 करोड़ हाउसेज, 2 करोड़ पक्के घर बाय मार्च 2029। ठीक है, बाय मार्च 2029 2 करोड़ हाउसेज विल बी प्रोवाइडेड टू बेनिफिशियरीज। ठीक है, और टोटल फिर क्या हो जाएगा 4.95 करोड़ हाउसेज, मतलब लगभग 5 करोड़ लोगों को घर मिल जाएगा, पक्का घर 5 करोड़ लोगों को मिल जाएगा। कब तक? 2029 तक। रिवाइज टारगेट क्या है? 2 करोड़ घर प्रोवाइड करवाना 2029 तक। इनिशियल टारगेट क्या था? 2.95 करोड़ बाय 23-24, 2022, 23-24। ठीक है, तो ये इनिशियल टारगेट और रिवाइज टारगेट भी आपको याद रखना है। टोटल बजट कितना है 2029 तक का, 2024 से 2029 तक का, जहां पे 2 करोड़ घर मुहैया कराए जाएंगे बेनिफिशियरीज को, तो 3,06,137 करोड़ का बजट है। ठीक है, ये 5 साल का बजट भी याद रखना है आपको, 3,06,137 करोड़ का। और जो अभी इस साल 2024-25 में एलोकेट हुआ है वो हुआ है 54,500 करोड़। ठीक है, तो ये किसकी बात हो रही है ये याद रखिएगा साथियों, ग्रामीण कॉम्पोनेंट की बात हो रही है, ये अर्बन कॉम्पोनेंट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण कॉम्पोनेंट की ये सारी बातें हो रही हैं। अब बात करते हैं कौन सी स्कीम्स इसके साथ जोड़ी गई हैं। तो इसके साथ मनरेगा जोड़ी गई है। मनरेगा क्या करता है? पक्का घर बनाता है। एसबीएम स्वच्छ भारत मिशन टॉयलेट एक्सेस, मतलब टॉयलेट प्रोवाइड करता है। अब घर है तो टॉयलेट भी होगा, तो टॉयलेट प्रोवाइड की जाएगी इसको स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। घर है, घर में किचन है, नल होगा, टैप वाटर सप्लाई होगी, तो ये किसके अंतर्गत होगी? तो ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत होगी। उसी तरीके से सूर्य घर योजना, जिसमें सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करने की भी एमिनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अब किसको किसको ये घर दिया जाएगा? अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई को घर दे दिया जाएगा। ये कुछ आइडेंटिफिकेशंस होंगे, कुछ पर्टिकुलर बेनिफिशरीज होंगे जिनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कुछ बेसिस पे, और फिर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये क्या बेसिस होंगे? तो बेनिफिशरीज का जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में कंडक्ट किया गया था, उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, ये सर्वे हो गया है, मतलब इसमें लोग का पता चल जाएगा। वैलिडेट कौन करेगा ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ पे। वैलिडेट जो करेगी वो ग्राम सभा करेगी। ठीक है, ग्राम सभा का जब वैलिडेशन मिलेगा तभी लाभार्थी को घर भी मिलेगा। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, वैलिडेट कौन करेगा? ग्राम सभा करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपैंडेड क्राइटेरिया देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए एक लाभार्थी को आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास लेने के लिए। तो क्राइटेरिया घटा दिया गया है। पहले 13 क्राइटेरिया थे। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन नहीं हो, बैंक अकाउंट नहीं हो, ये सब बहुत ही ढेर सारे क्राइटेरिया थे। अब सिर्फ क्राइटेरिया 10 क्राइटेरिया है, मतलब क्राइटेरिया कम कर दिया गया है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये स्कीम का लाभ पहुंचेगा। ठीक है, साथ ही साथ इनकम थ्रेशोल्ड को भी बढ़ा दिया गया है। अगर किसी की मासिक आय 15,000 से ज़्यादा है तो वो नहीं लाभ ले पाएगा इसका, पर 15,000 से कम है तो वो बिल्कुल आवास योजना का लाभ ले सकता है, एक पक्का घर उसको भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, इनकम थ्रेशोल्ड याद रखनी है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया याद रखना है, सर्वे याद रखना है कि कौन से बेसिस पे आइडेंटिफाई हो जाता है। ये सेंसस 2011 नहीं, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है ग्राम सभा द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ फाइनल पॉइंट्स थे स्कीम के। आगे बढ़ के कुछ और बातें करते हैं इस स्कीम से रिलेटेड। स्पेशल फोकस की बात करें तो 60% जो हाउस बनेंगे, 60% जो हाउस बनेंगे वो SC/ST हाउस होल्ड को मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी लाभार्थी SC/ST कम्युनिटी से आते हैं, 60% उन्हीं को ये घर का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 5% रिजर्व रखा गया, 5% जो टोटल का 5% होगा वो रिजर्व रखा गया है डिफरेंटली एबल्ड बेनिफिशियरीज के लिए। ठीक है, दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे 5% की रिजर्वेशन रखी गई है, जिसके अंतर्गत 5% के दिव्यांगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे घर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ फैमिलीज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स, कोई नेचुरल डिजास्टर्स आता है तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा 5% के ब्रैकेट में। ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करते हैं तो प्लेन एरियाज में आपको मिलेंगे 1,20,000 रुपए घर बनवाने के लिए। ठीक है, घर बनवाने के लिए आपको 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे, और नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज में 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा ताकि टाइमली पेमेंट हो सके। और अभी क्या हुआ है, 2024 तक 10 लाख लाभार्थियों को
डीबीटी की जा चुकी है, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, कुछ और बात कर लेते हैं। अगर ट्राइबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की से जुड़ी हुई, तो धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान भी लॉन्च किया गया था, जो कि फोकस होगा जिसका 6300 ट्राइबल विलेजेस में, याद रखिएगा 63,000, माफ कीजिएगा 63,843 ट्राइबल विलेजेस में धरती आबा ट्राइबल विलेज उत्कर्ष अभियान कार्य करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, जैसे सड़क हो गई, ब्रिज हो गई, ये सब डेवलप किए जाएंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, वेलनेस सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे आरोग्य योजना के अंतर्गत, एजुकेशन अच्छी होगी, लाइवलीहुड्स में इजाफा होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, और ये 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। और ओवरऑल गोल अभी हमने देखा, बाय 2029 फुलफिल द मिशन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, बाय 2029 कितना गोल है, तो लगभग 4.95 करोड़ घर बनाने का इनका उद्देश्य है। ठीक है, सरकार का उद्देश्य है 4.95 करोड़ घर प्रोवाइड करने का, जो भी तबके के लोग हैं जिनको भी आवश्यकता है पक्के घरों की, उनको कितना घर, 4.95 करोड़ बाय 2029। ठीक है, बाय 2029। और ये 2024 से 2029 का टारगेट क्या दिखाया था हमने, अभी आपको बताया था, तो 2 करोड़ घर का। ठीक है, 2016 से 2024 तक का जो टारगेट था वो 2.95 करोड़ था, जो कि कंप्लीट कर लिया गया है। इसके बाद इसको एक्सटेंड करके 2 करोड़ और इंक्लूड किया गया है, जो टोटल हो जाता है 4.95 करोड़। शुरुआत करते हैं स्कीम से। तो मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, तो आप याद रखिएगा, स्कीम लॉन्च की गई है मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए। किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है श्री जेपी नड्डा जी द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के। तो इनके अंतर्गत मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री क्या करेगी, मेडिकल डिवाइस में इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करेगी। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग को एनहांस करेगी। इससे क्या होगा, हमारे देश में जो भी सामान बनेगा तो हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, हम विदेश से आयात नहीं करेंगे, इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। अब जब हम मेडिकल डिवाइसेस अपनी कंट्री में बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लोगों में स्किल डेवलपमेंट होगा, उससे रिलेटेड स्किल लोग एक्वायर करेंगे, डेवलप करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या होगा, क्लिनिकल स्टडीज बढ़ेंगी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तो होगा ही होगा। तो ये कुछ प्रॉपर मतलब ऑब्जेक्टिव्स हो गए मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री से रिलेटेड स्कीम के। टोटल आवंटन कितना हुआ है राशि का, तो देख लेते हैं। फाइनेंशियल आउटले है 500 करोड़ का। ठीक है, 500 करोड़ का आउटले है। कुछ इसके अंदर सब स्कीम्स है, देख लेते हैं। तो कॉमन फैसिलिटीज फॉर मेडिकल डिवाइसेस क्लस्टर, मेडिकल डिवाइसेस को मतलब उस पर मेडिकल डिवाइसेस के लेवल पे क्लस्टर फॉर्म कर दिया जाएगा। क्लस्टर में क्या होगा, R&D लैब्स होंगी, डिजाइन एंड टेस्टिंग सेंटर्स होंगे, एनिमल लैब्स फॉर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए एलोकेट कितना किया गया है, तो 500 करोड़ में से 110 करोड़ इस चीज के लिए एलोकेट किया गया है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है इस स्कीम के अंदर, मार्जिनल इन्वेस्टमेंट स्कीम फॉर रिड्यूसिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस। अभी हमने देखा था यहाँ पे कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है इस वाली स्कीम का। तो इसके अंतर्गत कितना बजट आवंटित हुआ है, तो 180 करोड़ रुपए इसको आवंटित हुए हैं इस स्कीम के कॉम्पोनेंट को। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे मेडटेक की जो सप्लाई है, मेडिकल टेक्नोलॉजी की जो सप्लाई चेन है, वो क्या होगी, स्ट्रेंथन होगी। इसमें क्या होगा, एक वन टाइम कैपिटल सब्सिडी ऑफ 10 to 20% दी जाएगी, जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगी की कंपोनेंट्स की, रॉ मटेरियल्स की एंड एक्सेसरीज की। ठीक है, और ये 10 करोड़ तक सीमित होगी। ठीक है, 10 से 20% तक की सब्सिडी दी जाएगी, जो कि लिमिटेड होगी 10 करोड़ तक। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 100 करोड़ की। ठीक है, 100 करोड़ की राशि इसके लिए आई है कि लोगों के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके मेडिकल डिवाइसेस को लेकर, और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट हो सके। फिर मेडिकल डिवाइसेस क्लिनिकल स्टडी सपोर्ट के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, कितना एलोकेट किया गया है, तो 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ क्लिनिकल स्टडीज को परफॉर्म करने के लिए किया गया है। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 5 करोड़ तक का। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस प्रमोशन स्कीम के लिए तो 10 करोड़ दिया गया है, 10 करोड़ एलोकेट किया गया है टू प्रमोट मेडिकल डिवाइसेस थ्रू कॉन्फ्रेंसेस, सर्वेज एंड स्टडीज। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि इनके सब स्कीम्स और एलोकेशन कितना है। ठीक है, इसके अंदर बहुत जाके सब्सिडी कितनी दे रहे हैं, या क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए कितना एलोकेट कर रहे हैं, तो ये इतना नहीं याद रखना है। ठीक है, तो बस आप एक सब कॉम्पोनेंट याद रखिएगा, और कितना एलोकेट किया गया है ये आपको ध्यान में रखना है।
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कॉल फॉर प्रपोजल्स इशू किया है। किस चीज़ के लिए इन्होंने प्रपोजल का कॉल किया है? टू इस्टेब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत एक कॉम्पोनेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम के नाम से, जिसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश करना है। इसलिए प्रपोजल के लिए कॉल किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। अब हम लोग चल के देख लेते हैं आगे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या था, कब लॉन्च हुआ था और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। ये लॉन्च किया गया था जनवरी 2023 में, याद रखिएगा जनवरी 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। नाम से समझ में आ रहा है, अगर नाम हम लोग डिकंस्ट्रक्ट करें तो क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, यूज़ करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है रिन्यूएबल एनर्जी है, इसलिए ये नोडल मिनिस्ट्री कौन हो गई? इसकी नोडल मिनिस्ट्री हो गई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। इसके बाद हम लोग टोटल आउटले देख लेते हैं। तो टोटल आउटले है लगभग 19,744 करोड़ का। ठीक है, लगभग 20,000 करोड़ का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में आउटले प्रोवाइड किया गया है। ड्यूरेशन क्या है देखते हैं। तो फेज 1 जो था इसका 22-23 से 2025 से 2026 तक चलेगा। फेज 2 जो है 26-27 से 29-30 तक चलेगा। तो आपको एंड फेज याद रखना है, 2030 तक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलेगा। ठीक है, अपने ऑपरेशन में रहेगा। की कंपोनेंट्स क्या है? फैसिलिटेशन ऑफ डिमांड क्रिएशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन वाया डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे डिमांड क्रिएट की जाएगी ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। कैसे? डोमेस्टिक यूटिलाइजेशन, मतलब देश के अंदर ही लोग अगर यूटिलाइज करना शुरू कर दें ग्रीन हाइड्रोजन को, तो ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। ये एक इनका कंपोनेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। दूसरा कंपोनेंट है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइड प्रोग्राम, याद रखिएगा, डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है साइड प्रोग्राम किसका कंपोनेंट है। फिर आपको ऑप्शन में दे देगा प्रधानमंत्री जीवन योजना का, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, या आपके सामने कोई भी ऑप्शंस रख सकता है। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम जो है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर है। ठीक है, और अगला कंपोनेंट है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स इनके द्वारा सेट किए गए हैं दिस मिशन, मतलब इस मिशन द्वारा। तो देख लेते हैं क्या क्या मिशन के गोल्स हैं। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी गोल क्या है? 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2030। तो हम लोग ने देखा था फेज 2 कब खत्म होगा? 2030 में खत्म होगा। तो 2030 तक इनका गोल क्या है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का? कि 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होनी चाहिए इंडिया में पर एनम बाय 2030। ठीक है, इसी तरीके से रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी गोल क्या है? तो 125 गीगावाट बाय 2030। ठीक है, 125 गीगावाट बाय 2030। टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है कितना? 8 लाख करोड़ का। और जॉब कितनी क्रिएट होंगी? 6 लाख जॉब्स बाय 2030। फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट रिडक्शन कितना होगा? मतलब जो हम लोग ऑयल मंगाते हैं बाहर से, पेट्रोलियम ऑयल मंगाते हैं, ये सारा काम करते हैं, वो कितना रिड्यूस होगा? वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, उनका इंपोर्ट का रिडक्शन कितना होगा? तो बाय 1 लाख करोड़। ठीक है, बाय 1 लाख करोड़। ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन कितना होगा इनके हिसाब से? तो 50 मिलियन मेट्रिक मिलियन टन ऑफ एनुअल एमिशन रिडक्शन। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। साइड प्रोग्राम की बात करें तो अभी हम लोग ने साइड प्रोग्राम देखा था, क्या है ये? स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो अभी हमारी गाड़ियां जो है, हमारी व्हीकल्स हैं जो पेट्रोल पे चलती हैं, डीजल पे चलती हैं, उनको कैसे ग्रीन हाइड्रोजन से ऑपरेट करना है, या जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको कैसे ग्रीन हाइड्रोजन ऑपरेट करने के लिए उनको ऐसा क्या करना है, उनके स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करने हैं ताकि वो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ट्रांजिशन वो कैरी आउट कर पाए। ठीक है, तो ये कैसे होगा? तो ये इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइजर्स के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही साथ फोकस किया जाएगा ऑन मेकिंग इंडिया अ लीडिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स कहाँ कहाँ पे लगाए जाएंगे? तो एग्जाम्पल होंगे जैसे दीनदयाल गुजरात में, कांडला में, पारादीप पोर्ट में ओडिशा में, वीओ चिदम्बरम नगर ट्यूटिकोर इन तमिलनाडु में। तो इन कुछ जगहों पे ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा।
टेस्ट फैसिलिटीज़ की क्या फंडिंग गाइडलाइंस होंगी, तो इसके लिए 200 करोड़ को आवंटन किया गया है टिल 25-26। इसमें क्या होगा, आइडेंटिफाई गैप्स इन टेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर ग्रीन हाइड्रोजन कंपोनेंट्स। अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है, उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा कि कितना इफेक्टिव है या कितना इफेक्टिव नहीं है, या क्या क्या चेंजेस चाहिए उसमें, उन टेक्नोलॉजीज़ में। तो इसके लिए क्या है, फंडिंग गाइडलाइंस है टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को लेकर। तो ये जो फंडिंग गाइडलाइंस है ये बताए हैं कि 200 करोड़ रुपए इनको आवंटित किया गया है, और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी द्वारा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। बजट फॉर टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए तो गवर्नमेंट एंटिटीज़ को 100% कैपिटल कॉस्ट दी जाएगी, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को 70% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो गया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल को इनॉग्रेट किया गया है इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरेबिया में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किस वॉल को इनॉग्रेट किया गया है, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की वॉल को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, हो सकता है आपसे कंफ्यूजिंग यही पूछ ले कि कौन सी स्कीम को किस किस स्कीम की वॉल को इनॉग्रेट किया गया है इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरेबिया में। तो आपको याद रखना है वो मेक इन इंडिया नहीं है, वो जन आरोग्य योजना नहीं है, वो कोई भी स्कीम नहीं है, वो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम, जिसकी वॉल इनॉग्रेट की गई है इंडियन एम्बेसी रियाद सऊदी अरेबिया में। ये की गई है पीयूष गोयल जी द्वारा, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, जो अपने 2 दिवसीय दौरे पे सऊदी अरेबिया गए हैं। तो सऊदी अरेबिया में स्थित इंडियन एम्बेसी में रियाद में ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की वॉल इनॉग्रेट की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हर डिस्ट्रिक्ट से एक बेहतरीन प्रोडक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट का जिस चीज़ में भी प्रोडक्ट अच्छा होगा, कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए जयपुर है, वहाँ से ब्लू पॉटरी बहुत फेमस है, दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है। इसी तरीके से जो जो जिले के जो जो उत्तम चीज़ें होंगी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, हाई क्वालिटी खाने की चीज़ें होंगी, हैंडीक्राफ्ट्स होंगे, फूड प्रोसेसिंग, कोई भी फूड से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट होगा, तो उसको प्रमोट करना, उसको शोकेस करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब्स में कन्वर्ट करना। ये थीम है, ये ऑब्जेक्टिव है ODOP का। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये ऑब्जेक्ट है। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, और मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स के नाम से इसको पूरे इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट किया जाए, और डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब्स में कन्वर्ट किया जाए, जहाँ से इनके डिस्ट्रिक्ट से पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलर एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम की चर्चा करें तो सबसे पहले ये 2018 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पहली बार 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नाम की स्कीम लॉन्च की थी, जिसको लेटर अडॉप्ट किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया था 2018 में। ठीक है, पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, राज्य सरकार ने, फिर ये स्कीम अच्छी लगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, 2018 में लॉन्च की गई थी, ये बात याद रखनी है। और मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे, तो अभी बताए हैं हम आपको। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम थी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनाई है। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो फेमस होगा उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। जैसे जयपुर की ब्लू पॉटरी है, या दार्जिलिंग की चाय है, मेरठ के स्पोर्ट गुड्स हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें इंडिया में बहुत फेमस है, तो उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को, उन फेमस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना, और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट्स में ये बन रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इसके लिए फेमस है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को हेल्प करना कि वो अपने फुल पोटेंशियल तक पहुँचे। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सोशियो कल्चरल ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। ठीक है, रूरल एरियाज़ में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इसी से बढ़ेंगी जब ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगे इंडिया की डिस्ट्रिक्ट्स की प्रोडक्ट्स। इनका फोकस क्या है, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही हैं, उनको एक्सपोर्ट हब में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक्सपोर्ट हब में कन्वर्ट करना, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड हैं, उन चीज़ों को प्रमोट करना और हर डिस्ट्रिक्ट को कन्वर्ट कर देना एक्सपोर्ट हब में। अब जैसे कंधमाल की हल्दी बहुत फेमस है, तो वहाँ पे क्या होगा, कंधमाल जो एक ज़िला है उड़ीसा का, वहाँ पे क्या होगा, उसको एक एक्सपोर्ट हब की तरह प्रमोट किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। वहाँ पे सारी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो एक्सपोर्ट हब की तरह कन्वर्ट हो जाए, उसकी तरीके से काम करे।
तो लगभग अभी तक 1102 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाइड किए गए हैं 761 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो ये भी हल्का सा याद रखिएगा कि 1102 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत 761 डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो अब 761 डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट हब के तरीके से प्रमोट किया जाएगा। कोलैबोरेशन किसके किसके साथ है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ ये कोलैबोरेशन है कि डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स को इनिशिएट किया जाएगा। ये कौन करेगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड करेंगे। ये इनिशिएटिव क्या लेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोर्ट्स हब में, डिस्ट्रिक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स को प्रमोट करेंगे एक्सपोर्ट्स हब में। फंडिंग स्ट्रक्चर क्या होगी, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये बात याद रखिएगा। 60:40 का रेशियो है, जहाँ पे केंद्र सरकार 60 रुपये देगी। अगर 100 रुपये लग रहा है स्कीम में तो 60 रुपये केंद्र सरकार देगी और 40 रुपये कौन देगा, राज्य सरकार देगी। तो रेशियो जो होगा 60:40 का होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे सिलेक्ट होंगे, वो सिलेक्ट होंगे बाय स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज। जो भी स्टेट्स या पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज है वो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगी, उनको कंसिडर करेंगी, फिर क्या करेंगी, उनको कम्युनिकेट करेंगी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को, जो कि फाइनल डिसीजन लेंगी, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड को जब फाइनलाइज लिस्ट भेजी जाएगी तब ये देखेंगे कि क्या ये सही में ये प्रोडक्ट प्रमोट करने लायक है, या इस प्रोडक्ट के डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाना है या नहीं, या ये जीआई टैग प्रोडक्ट है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों का काम जो होगा वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का होगा। साथ ही साथ क्लस्टर्स क्रिएट किए जाएंगे, ठीक है। मोर देन वन क्लस्टर ऑफ ओडीओपी प्रोडक्ट्स में एग्जिस्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। अब कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आधी डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए पॉटरी बन रही है और आधी डिस्ट्रिक्ट में तालों का काम हो रहा है, ब्रोंज वर्क हो रहा है, तो एक तरफ ये क्लस्टर बन गया और एक तरफ ये क्लस्टर बन गया। तो यही कहना है कि क्लस्टर बनते जाएंगे ओडीओपी प्रोडक्ट्स के। जो भी मान लीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 3 बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें छोटे छोटे क्लस्टर्स बना दिए जाएंगे ताकि क्लस्टर्स प्रमोशन हो सके, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, फूड प्रोसेसिंग का फोकस है, हैंडीक्राफ्ट्स को फोकस करता है, फूड वाली चीज़ों को, स्पोर्ट्स वाली चीज़ों को प्रमोट करता है, जैसे विलो बैट्स हैं जम्मू कश्मीर के, ये प्रोडक्ट प्रमोट होता है। तो ये सारा काम हो जाएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत। बात करते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है तो ध्यान देना है आपको। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम, ठीक है। ये कब लॉन्च की गई है, ये 6 नवंबर 2024 को लॉन्च की गई है। तो ध्यान देना है आपको इसके बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है विद्या लक्ष्मी, ठीक है। विद्या लक्ष्मी मतलब एजुकेशन से संबंधित होगी, एजुकेशन से संबंधित होगी ये स्कीम। ऑब्जेक्टिव देखें इसका क्या है, तो इसमें क्या होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा साथियों, कोलैटरल फ्री गारंटर फ्री एजुकेशन लोन दिया जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान देना है, कोलैटरल फ्री मतलब कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा और किसी को भी गारंटर नहीं बनना पड़ेगा। तो ये ऐसे लोन होंगे जो कोलैटरल फ्री होंगे, गारंटर फ्री होंगे। तो ये होंगे एजुकेशनल लोन्स, किसको दिए जाएंगे, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को। कौन से मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जो भी 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड होंगे, ठीक है। जो भी बच्चे 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एनरोल्ड होंगे उनको कोलैटरल फ्री गारंटर फ्री एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम का ये ऑब्जेक्टिव रहा। टोटल आउटले स्कीम का कितना है, तो 3600 करोड़ टोटल आउटले स्कीम है, जिसके अंतर्गत 22 लाख स्टूडेंट्स को क्या होगा, जो पुअर और मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं उनको फायदा होगा, ठीक है। 22 लाख स्टूडेंट्स को फायदा होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो अभी हमने देखा 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो भी एनरोल्ड होंगे उनको ये एजुकेशनल लोन का प्रोविजन प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, बस एनआईआरएफ की रैंकिंग में जो भी टॉप 860 क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो हो सकता है आपसे फंस जाए यहाँ पे, आपसे यहाँ पे कन्फ्यूजन क्वेश्चन पूछ ले कि ये जो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है दिस इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड नॉट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो भी एनआईआरएफ रैंकिंग्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, टॉप 860 में होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उनके भी जो स्टूडेंट्स होंगे, उन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंदर क्या कोलैटरल फ्री और गारंटर फ्री एजुकेशन लोन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लोन का अमाउंट क्या होगा, लोन का अमाउंट होगा 7.5 लाख तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। 7.5 लाख का लोन मिल सकता है। लोन का कवरेज क्या होगा, तो फुल एजुकेशन लोन कवरिंग ट्यूशन फीस एंड कोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ट्यूशन फीस जो होगी वो कवर की जाएगी एजुकेशनल लोन के अंतर्गत, और जो कोर्स रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, कोई लैब वर्क है, कोई
वर्कशॉप है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्स से रिलेटेड है, उनका एक्सपेंसेस भी एजुकेशनल लोन में कवर किया जाएगा। क्रेडिट गारंटी क्या है? 75% क्रेडिट गारंटी फॉर डिफॉल्ट, ठीक है। सर क्रेडिट गारंटी फॉर डिफॉल्ट की कितनी क्रेडिट गारंटी है? तो ये 75% की क्रेडिट गारंटी है। इंटरेस्ट सबवेंशन की बात करें तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा ऑन लोन्स अप टू 10 लाख फॉर स्टूडेंट्स विद अ फैमिली इनकम ऑफ अप टू 8 लाख ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन्स मिलेगा 10 लाख तक का, ठीक है। और वही किसको मिलेगा? जो कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स को नहीं अवेल कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जो भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स को अवेल नहीं किए हैं उनको मिलेगा 3% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन्स अप टू 10 लाख रुपीस, ठीक है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब 3% इंटरेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन ये इन्हीं को मिलेगा जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेल नहीं किए होंगे, ठीक है। टारगेटेड कोर्स कौन कौन से हैं? तो जनरली टेक्निकल या कोई प्रोफेशनल कोर्स होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का, उनको टारगेट किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया गया है ताकि जो एजुकेशनल लोन के एप्लीकेशन होंगे और इंटरेस्ट सबवेंशन से रिलेटेड जो भी कागजात होंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनुअल बेनिफिशियरीज तो हमने देखा, लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स जो है इसमें स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी हो सकते हैं। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान साहब है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। शुरुआत करते हैं मनरेगा स्कीम से। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मनरेगा स्कीम से संबंधित कुछ डिटेल्स दिखाई हैं, कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस किया हुआ है, उसके फैक्ट्स आपके सामने दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं मनरेगा स्कीम क्या है। तो ये 2005 की स्कीम है जिसके अंदर 100 दिन का रोजगार का प्रावधान रहता है। हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में क्या किया है, इन्होंने मनरेगा स्कीम का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके डेटा दिया है। तो देख लेते हैं क्या डेटा है इनका। तो फिजिकल ईयर 2007 से 2014 के बीच पर्सन्स डेज जो जनरेट हुए थे वो 1600 करोड़ हुए थे, ठीक है। पर्सन्स डेज कितने जनरेट हुए थे फिजिकल ईयर 7 से फिजिकल ईयर 14 में? तो 1600 करोड़ के पर्सन डेज जनरेट हुए थे। पर्सन्स डेज क्या होते हैं? जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही पर्सन द्वारा, उसको पर्सन डेज कहते हैं, ठीक है। परसेंटेज जनरेट हुए 2015 से 2025 तक, तो ये लगभग 3000 करोड़ 2923 करोड़ पर्सन डेज जनरेट हुए, ठीक है। और ये जो पर्सन जनरेट का परसेंटेज बढ़ा हुआ है ये अप्रॉक्सीमेटली 76.1% के बेसिस पे बढ़ा हुआ है। तो ये बात हल्की सी याद रखिएगा कि पहले 2007 से 2014 के बीच में 1600 करोड़ पर्सन डेज जनरेट हुए थे और फिर 15 से 25 के बीच में 2923 करोड़ जनरेट हुए हैं, विच रिजल्ट्स इनटू एन इंक्रीज ऑफ 76.1% इंक्रीज इन पर्सन डेज। फिर बजट एलोकेशन की इन्होंने चर्चा की थी। 2013 से 14 में बजट एलोकेशन होता था 33,000 करोड़ का, ठीक है, 33,000 करोड़ का होता था। पर 2025 में इस साल कितना हुआ है? ये बढ़ के 86,000 करोड़ हो गया है, ठीक है, 86,000 करोड़ हो गया है। तो ये कुछ बातें हो गई जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड टू मनरेगा स्कीम, जो कि एक कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद ये निकल के आते हैं, ये फैक्ट्स जो कि पब्लिश किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। अब मनरेगा की कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नाम है मनरेगा का। कब ये पास हुई थी? तो ये पास हुई थी 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को ये लागू हो गई थी। पास हुआ था 23 अगस्त 2005 को इससे रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किया गया था पार्लियामेंट में, स्पेसिफिकली बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। और ये मनरेगा और नरेगा जो है ये सेम ही है, ठीक है। मनरेगा का जॉब कार्ड क्या होता है? जॉब कार्ड ये होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी 100 दिन का प्रावधान है रोजगार का वो जॉब कार्ड के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। तो इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट रेंडर्स अ वर्कर एंटाइटल्ड फॉर वर्क अंडर मनरेगा स्कीम, ठीक है। तो जॉब कार्ड वही होता है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि एक जो भी व्यक्ति जिसके नाम से जॉब कार्ड बना होगा उसको क्या एंटाइटलमेंट हो गया है, अब वो उसका अधिकार है 100 दिन के रोजगार का,
ठीक है। तो ये काम है जॉब कार्ड का। मैंडेट क्या है महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का? तो प्रोविजन ऑफ एटलीस्ट 100 दिन का वर्क, ठीक है। 100 दिन का रोजगार तो होना ही है। कहीं कहीं 125 दिन का हो जाता है, कहीं कहीं 150 दिन का हो जाता है, कहीं कहीं 215 दिन तक का भी रोजगार दिया गया है, लेकिन इसकी मिनिमम लिमिट है 100 दिन का रोजगार तो देना ही देना है इस सेमी स्किल्ड और नॉन स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबरर्स को, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई मनरेगा की। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो भी स्कीम का लाभार्थी हो वो क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 18 साल का हो, रूरल हाउस होल्ड का हो और अनस्किल्ड वर्क काम करने के लिए राजी हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर लैपटॉप पे कुछ डेटा एंट्री कर रहे हैं या नोटरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ भी अनस्किल्ड फिजिकल लेबर करना हो तभी ये स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है। गारंटीड एम्प्लॉयमेंट बताया गया है, 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटीड फॉर विलिंग रूरल सिटीजन्स एट गवर्नमेंट सेट मिनिमम वेज। गवर्नमेंट सेट करती है मिनिमम वेज और उन 100 दिनों में मिनिमम वेज प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का भी प्रावधान है। इसमें क्या है कि अगर जॉब कार्ड बन गया है और उसके भीतर 15 दिन के भीतर कोई भी काम नहीं मिल पाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ 1/4 ऑफ द मिनिमम वेज फॉर द फर्स्ट 30 डेज एंड हाफ द वेज फॉर फॉलोइंग पीरियड। तो ये वेज ऐसे यहाँ पे होता है। खैर इतना ये नहीं याद रखना है, इतना टेक्निकलिटीज नहीं याद रखनी है, बस ये याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस कब एप्लीकेबल होता है, जब 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड बन जाने के 15 दिन के भीतर क्या होता है, जब जॉब नहीं मिलती है, कोई भी काम नहीं एलोकेट होता है, तब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब ऑपरेशन में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या होता है, जितना भी काम होता है वो सब जहाँ पे भी काम हो रहा है वहाँ पे ग्राम सभा होंगी, वहाँ पे लोग होंगे, तो उन सारी चीज़ों का जो ऑडिट होगा, जो काम हुआ है वो लोग करेंगे, ठीक है। ये लोग करेंगे, जितने भी वर्क्स हुए हैं, एग्जीक्यूट हुए हैं मनरेगा के अंदर, उनको लोग क्या कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं। ये मैंडेटेड है इन सेक्शन 17। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है एक किसी भी स्कीम की, जहाँ पे लोग खुद जाके मॉनिटर कर सकते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, ठीक है। काम जो मिलता है जॉब कार्ड बनने के बाद वो जनरली ऐसा होता है कि 5 किलोमीटर के अंदर ही हो। अगर 5 किलोमीटर के बाहर होता है तो ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, ट्रैवल अलाउंस भी दिया जाता है। सजेस्ट कौन करता है कि क्या क्या काम होना चाहिए, तो ग्राम सभा सजेस्ट करती है, ठीक है। एंड कैरी आउट एटलीस्ट हाफ ऑफ द वर्क, ठीक है। ग्राम सभा के जिम्मे रहता है, ग्राम सभा के अंतर्गत होता है, कम से कम आधा काम तो वो लोग अपने देख रेख में कराएं। साथ ही साथ ग्राम सभा सजेस्ट कर सकते हैं कि किसी गांव में नाला खुदना है या किसी गांव में तालाब खुदना है, किसी गांव में सड़क बननी है, तो ये सब काम क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा रिकमेंड कर सकती है। पेमेंट प्रोसेस क्या है भाई, पेमेंट्स आर मेड वीकली विद इन अ मैक्सिमम डिले ऑफ 15 डेज। साथ ही साथ अगर कुछ डिले होता है तो कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी एक चर्चा हो गई मनरेगा स्कीम की। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंफर्म किया है इंडिया एज हेडक्वार्टर्स फॉर बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इंडिया में हेडक्वार्टर स्टैब्लिश होगा बायोफ्यूल अलायंस का, ठीक है। बायोफ्यूल अलायंस का हेडक्वार्टर्स इंडिया में स्टैब्लिश होगा, जो कि एक वर्ल्ड लेवल की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो इसका हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा, तो वो इंडिया में स्टैब्लिश किया जाएगा। इसके लिए होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन हो गया है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंतर्गत, ठीक है। इंडिया will host the secretariat of global biofuel alliance, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग चर्चा करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। यहाँ पे हम लोग ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोफ्यूल्स क्या होते हैं। तो बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, ये रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होती हैं, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं, जो कि प्लांट से बनते हैं, जैसे बायोमास होता है, प्लांट्स के बायोमास से बनते हैं, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री वेस्ट से डेवलप किए जाते हैं, या एल्गी से जनरेट किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये रेन्यूएबल एनर्जी है। ये कोई कोल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, डीजल नहीं है। ये कहाँ से आ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल से आ रहे हैं, ठीक है। बायोमास से आ रहे हैं, प्लांट्स के, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री वेस्ट से आ रहे हैं, या एल्गी से जनरेट हो रहे हैं, तो इनको बायोफ्यूल्स कहा जाता है। तो ये क्या है, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। बात करते हैं ये कब लॉन्च किया गया था, ये अलायंस, ये समूह। तो ये समूह तब लॉन्च किया गया था जब इंडिया G20 का प्रेसिडेंट था, ठीक है। जब इंडिया ने G20 होस्ट किया था, तब यहाँ पे
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया था, मतलब 2023 में। ठीक है, 2023 में ये समूह लॉन्च किया गया था, ये अलायंस लॉन्च किया गया था। इसमें कितनी कंट्रीज, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, तो 19 कंट्रीज एंड 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, बायोफ्यूल्स के जनरेशन को क्या करेगा, पुश देगा एक, और इससे क्या होगा, इससे ग्रीनर और सस्टेनेबल फ्यूचर हमारा डेवलप होगा। एम क्या है इसका, हमने आपको बताया, स्ट्रेंथन ग्लोबल बायोफ्यूल्स ट्रेड एंड एक्सपीडाइट द ग्लोबल अपटेक ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर ग्रीनर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो ग्लोबल बायोफ्यूल्स के यूसेज को बढ़ाने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया है। कंट्रीज ऑलरेडी ज्वाइन, तो लगभग 25 कंट्रीज ज्वाइन हो चुकी हैं। G20 कंट्रीज में है अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया, इटली, जापान, साउथ अफ्रीका, यूएसए। ठीक है, कोशिश करिएगा याद करने की। और G20 इनवाइटी कंट्रीज में कौन कौन से थे, तो बांग्लादेश ने भी ज्वाइन किया है, मॉरिशस ने ज्वाइन किया है, सिंगापुर में ज्वाइन किया है, और यूएई ने भी ज्वाइन किया। कम से कम ये तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, नॉन G20 कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ G20 कंट्रीज ने ही ज्वाइन किया है। नॉन G20 कंट्रीज कौन सी है, बुरुंडी है, फिनलैंड है, गयाना है, हंगरी है, आइसलैंड, कीनिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 13 कंट्रीज हैं, आप देख लीजिएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कौन सी है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूनिडो है, बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म है। तो ये पूरा आप एक बार लिस्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबसे ये है कि G20 कंट्रीज कौन सी हैं और G20 इनवाइटी कंट्रीज कौन सी हैं जिन्होंने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को अडॉप्ट किया है।